हेलो फ्रेंड। हम लोग कांग्रेस का योगदान पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इसमें से हम लोग उदारवादी चरण को पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और आज पढ़ेंगे उग्रवादी चरण। तो मतलब उग्रवादी चरण जो है ये 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी के बीच में कांग्रेस के जो नेता, जिस भावना के नेता, जिस प्रकार के नेता इसमें थे, उस चरण को या उग्रवादी चरण कहा जाता है, या उस नेता को उग्रवादी नेता कहा जाता है। मतलब इनको उग्र भावना के थे ये नेता लोग। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वही राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण, जो द्वितीय चरण हमारा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो कहा जाता है 1905 ईस्वी के बाद कांग्रेस पर उग्र भावना वाले नेताओं का प्रभाव बढ़ गया। जैसे उन लोग नेता से काम नहीं चल रहा था, उन लोग बोले थे कि हम लोग जो है संवैधानिक तरीक़ा से याचना करके, प्रार्थना करके हम लोग हर काम करवाते थे। तो इन लोग बोला कि नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, 1905 ईस्वी के बाद इन नेताओं का प्रभाव बढ़ गया। उग्रवादी नेता जो उग्रवादी नेता थे, एक सेकेंड, हाँ, जो उग्रवादी नेता थे वो उदारवादियों की अपेक्षा बिना भय के अपनी मांग रखते थे। कहने का मतलब ये हो गया, जो उदारवादी नेता थे उनको भय था कि अंग्रेज घुसा ना जाए, अंग्रेज हम लोग पे कोई ऐसा ना कुछ कर दे जो हम लोग के लिए घातक हो। इस प्रकार से मतलब वो लोग डरते थे। तो उग्रवादी नेता जो थे वो उदारवादियों की अपेक्षा बिना भय के अपनी मांग रखते थे और आंदोलन चलाने के लिए पक्षधर थे। आंदोलन चलाने का मतलब, आंदोलन मतलब समझते हैं? आंदोलन कहने का बात मतलब होता है कोई बात मनवाने के लिए या कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए। मतलब कोई जैसे कोई शासक हो गया तो उस पर दबाव व्यक्त करना, मगर सामूहिक रूप से, ये कहलाता है आंदोलन। बात समझें? यानी ये कह सकते हैं कि किसी नीतिपूर्ण बात को मनवाने के लिए, शासक या व्यवस्था पर दबाव व्यक्त करने के लिए की जाने वाली सामूहिक गतिविधि को ही आंदोलन कहते हैं। फिर हम लोग को एक टर्म मिलेगा सत्याग्रह। सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह कहने का मतलब होता है कि ये सत्याग्रह में होता है ना, हिंसा नहीं होता है। वो जो आंदोलन जो होता है, सत्याग्रह आंदोलन एक प्रकार का आंदोलन ही होता है, मगर वो अहिंसात्मक होता है। क्या होता है वो? अहिंसात्मक। उसमें हिंसा नहीं होता है, अहिंसात्मक। समझ रहे हैं ना? ये जो सत्याग्रह होता है इसमें मिलेगा टर्म हमको सत्याग्रह। तो वो जो होता है अहिंसात्मक होता है। जो मतलब इतना समझ लीजिए कि कोई, जैसे कि कोई अधिकारी हो गया और वो हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये कहलाता है सत्याग्रह। तो आप सत्याग्रह समझ गए होंगे और फिर एक आंदोलन भी समझ गए होंगे, तो इसमें मिलेगा। तो वही बता रहा है, और आंदोलन चलाने के लिए पक्षधर थे, है ना। मतलब किसी बात, अपना कोई उद्देश्य के लिए, अपना बात मनाने के लिए दबाव बना रहा था सामूहिक रूप से, यही कहलाता है आंदोलन। तो इसमें जो द्वितीय चरण के जो नेता थे वो कुछ प्रमुख नेता थे। जैसे कि हमारा हो गया लाला लाजपत राय हो गया, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लाल बाल पाल और अरविंद घोष भी थे शामिल। इनका नाम पूरा तरीक़ा से इसलिए नहीं आता क्योंकि ये बाद में जब अलीपुर षड्यंत्र हुआ था तो इनको अलीपुर षड्यंत्र केस में इनको गिरफ्तार कर लिया था, मगर कोई सबूत नहीं मिला था ना इनके खिलाफ में, तो छोड़ दिया था इनको, अरविंद घोष को। तब से क्या किए कि संन्यास ले लिए और धर्म की ओर मुड़ गए, और फिर जा करके औरोविले आश्रम की पुडुचेरी में स्थापना कर दिए। तो इसलिए इनका नाम उतना नहीं आता, मगर मेनली रूप से ये 3 प्रमुख नेता हो गए थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये 3 प्रमुख थे। और ऐसे तो स्टार्टिंग में लाल बाल पाल, यानी ये तीनों और एक अरविंद घोष भी थे। तो ये सब नेता थे, तीनों नेता थे। ये सब जो भी नेता थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये कैसा नेता थे? गरम दल के नेता थे। तो हम लोग इसी को अब आगे पढ़ते हैं। तो आखिर ये उग्रवाद आया क्यों? आखिर जब हमारा बात उदारवाद से ही बन जाता तो उग्रवाद आता क्यों? तो इसके पीछे रीज़न क्या था, इसको पढ़ेंगे हम लोग कि इसके पीछे आखिर रीज़न क्यों था, क्यों उग्रवाद आया, उग्रवाद का उदय क्यों हुआ। इसके पीछे कारण था, पहला नंबर, ब्रिटिश सरकार की अंग्रेज के प्रति उपेक्षापूर्ण कहने का मतलब होता है कि जैसे कि
हमारे जो नेता थे कोई बात मनवाने के लिए लेटर लिखें, आग्रह किए, तो वो उनका बात नहीं मानते थे। हम लोग पढ़े थे ना कि उदारवादी नेता जो थे, जब अंग्रेजी शासन के दौरान वो लोग एकदम निष्ठा से एकदम मतलब कि अपना मांग को रखते थे, एकदम प्रार्थना पत्र के द्वारा, प्रतिवेदन के द्वारा इस प्रकार से मांगते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे, इनका जो मांग रहता था तिरस्कार करते थे, ध्यान नहीं देते थे, इस तरह से करते थे। तो ये भी रीज़न था, कोई हम ही लोग का कोई बात नहीं सुनेगा तो हम लोग गुस्सा हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये कारण था उग्रवाद का कारण था यही, पहला कारण था ये कि ब्रिटिश सरकार की अंग्रेज के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति। दूसरा है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान यानी कि हिंदू धर्म में फिर से उत्थान हुआ, सुधार हुआ, इसमें इतना सुधार चला, सुधारवादी आंदोलन चला ना बहुत सारा, ये भी हो गया। अकाल का महामारी, अकाल पड़ गया था एक बार, लगभग इसमें 73 बार अकाल पड़ा, सॉरी 18 बार अकाल पड़ा है। तो कौन कौन से रीजन था? पहला रीजन था कि ब्रिटिश सरकार की अंग्रेज के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति। अगला रीजन था हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, हिंदू धर्म में फिर से उत्थान हुआ था। अगला था अकाल व महामारी, ये भी एक रीजन था जिसके कारण हम उग्रवाद का जन्म हुआ, उदय हुआ। 1876 से 1900 ईस्वी के मध्य भारत में, मतलब कि मैंने इसी के बीच में 1876 से 1900 ईस्वी के बीच में भारत में 18 बार अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। इसी प्रकार 1897 से 1898 मुंबई और महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया था, हम लोग पढ़े थे, और इसमें लगभग 1,73,000 लोग क्या हुआ, मारे गए थे। इसके कारण उग्रवादी नेताओं के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत हो गई। यानी कि अकाल पड़ रहा था तो अनाज भी जो होता था वो अंग्रेज जब्त किया रहता था, अनेक हम लोग को भूखे छोड़ दिया गया था। दूसरा नंबर मुंबई में प्लेग फैल गया था। बताइए इतना लोग मर रहा है, हम लोग ही रह रहा है, हम ही लोग नहीं खा रहे हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, अकाल से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये भी एक रीज़न था कि अंग्रेजों के प्रति हमारा बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ गया और फिर पूरा गुस्सा आ गए हम लोग अंग्रेजों के प्रति, ये भी एक रीज़न था। चौथा नंबर था अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। क्या हुआ था कि 1905 ईस्वी में हमारे एशिया में, हम लोग है ना, हमारे एशिया में जापान है, तो 1905 ईस्वी में एशियाई देश जापान में यूरोपीय देश रूस को पराजित कर दिया। इसके कारण एशियाई लोगों के धमनियों में रक्त का प्रवाह कुछ तेज हो गया। सोचिए रूस कितना बड़ा है और जापान कितना बड़ा है। जापान जो था वो रूस को पराजित कर दिया, तो क्या हुआ, इसके कारण हम लोग थोड़ा लगा रहे यार, सोचो यार उतना छोटा कंट्री और हरा दिया इतना बड़ा कंट्री को। तो ये भी एक रीज़न हो गया कि हम लोग उग्रवाद का उदय का कारण बना ये भी। और हमारा पांचवा कारण है तत्कालीन कारण। आखिर ये सब तो था ही, मगर एक तत्कालीन कारण था। कैसे हम लोग पढ़े थे उसमें 1857 क्रांति में चर्बी वाला कारतूस था तत्कालीन कारण, उसी प्रकार यहाँ पर तत्कालीन कारण है। वो ये है कि लॉर्ड कर्जन की नीतियों ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ा दिया। लॉर्ड कर्जन की नीति क्या था, बंगाल विभाजन की नीति उन्हीं का था, लॉर्ड कर्जन का ही था। तो क्या हुआ था, इस प्रकार से उनका नीति के कारण अंग्रेजों के प्रति हम लोग का क्या हुआ, असंतोष बढ़ने लगा। लॉर्ड कर्जन का काल जो 7 साल का चला, शिष्टमंडलों, मतलब इनको कहा जाता है, जो लॉर्ड कर्जन जब तक रहा काल, मैंने हम लोग के अथी में शासन किया हम लोग के ऊपर, तो उनके काल को कहा जाता है शिष्टमंडलों का काल, भूलों एवं आयोगों का काल, ये सब कहा जाता है। विशेषकर लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की नीति ने सभी भारतीयों को क्रोधित करा दिया। ये सब तो आया है, मगर जब बंगाल विभाजन हो गया धर्म के आधार पे, तो लोग इसको क्या हुआ, और ज़्यादा क्रोधित हो गया उस पर। इन सब कारणों से कांग्रेस के उग्र नेता का जन्म हो गया। फिर बाल गंगाधर एक नारा दिए थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। लाला लाजपत राय ने कहा था कि अंग्रेज जो है भिखारियों से घृणा करते हैं, इसलिए हम भिखारी बनना नहीं चाहते हैं। ये सब पूछ लेगा कि किसने कहा था कि अंग्रेज भिखारियों से घृणा करते हैं, इसलिए हम भिखारी बनना नहीं चाहते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये तो बहुत पॉपुलर है, मगर ये कम लोग जानते हैं ये चीज़, ये पॉइंट। तो इसको भिविया करके याद कर लीजिएगा इसको। अगला है उग्रवादी नेताओं का कार्यक्रम। आखिर उग्रवादी नेताओं जो नेता थे, आखिर
जब आंदोलन चलाए तो क्या क्या काम किए, उस स्वतंत्रता की मांग किस प्रकार से किए, क्या कार्यक्रम रहा इसको हम लोग देखते हैं। उग्र राष्ट्रीय आंदोलन चलाने वाले नेताओं ने स्वतंत्रता की मांग की। आखिरी नेता आए थे तो इसीलिए स्वतंत्रता के लिए ही। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए मतलब कि कौन कौन कार्यक्रम पर जोर दिया, इसको देखते हैं। पहला है विदेशी सामानों का बहिष्कार। विदेशी सामान जो भी था उसमें बहिष्कार करने लगा लोग कि हम लोग विदेशी सामान नहीं यूज करेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट, हमारा दूसरा नंबर पॉइंट है स्वदेशी को अंगीकार करने का निर्णय, यानी जो खुद का देश का है उसको अंगीकार करेंगे, इसको स्वीकार करेंगे। तीसरा पॉइंट था राष्ट्रीय शिक्षा एवं सत्याग्रह पर बल। सत्याग्रह समझ आए थे हम लोग पढ़े कि एक आंदोलन ही होता है मगर इसमें हिंसा नहीं होता है, जो किसी सत्ता या अधिकारी के जो जिसका व्यवहार मतलब कि अच्छा नहीं हो, न्यायपूर्ण ना हो, इसी के खिलाफ किया जाना, कि मतलब कि इसी के खिलाफ जो आंदोलन करता है लोग, इसी को सत्याग्रह कहते हैं। तो उग्रवादी नेता राष्ट्रीय शिक्षा को, मैंने ये पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर बल। उग्रवादी नेता राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने दक्षिण शिक्षा परिषद की स्थापना महाराष्ट्र में की। ये भी सवाल बन जाएगा कि दक्षिण शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने की। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। ये एक रीजन था। आखिर मैंने उग्रवादी नेता कौन कौन सा काम किए पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। देखिए लगेगा ना कि एक ही नहीं है, नहीं शिक्षा परिषद, मगर ये है दक्षिण शिक्षा परिषद और ये है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद आएगा तो गुरुदास बनर्जी, याद रखिएगा किसी तरह से, जैसे भी याद रखिए, याद रखना पड़ेगा आप लोग को। उग्रवादी नेताओं की नीतियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अगले चरण में प्रवेश कराया। कुछ तो काम उदारवादी भी किए थे, बट ये भी जब आए तो ये भी भारतीय मतलब कि जब उग्र नेता के सब उग्र स्वभाव के जो लोग आए उग्रवादी नेता, तो ये भी आंदोलन के अगले चरण में हमको लेकर गया। फिर जब इतना कुछ बहुत ज़्यादा उग्रवादी ये सब मतलब कि पूरा हिंसात्मक थोड़ा सा हो गया था, तो उसमें जो गवर्नर जनरल था वैलेंटाइन सिरोल, जो वैलेंटाइन सिरोल जो था, ये वैलेंटाइन सिरोल एक ऑथर था। इन्होंने माने कि अपने एक पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम था इंडियन अनरेस्ट। क्या नाम था पुस्तक का, इंडियन अनरेस्ट, गलती से बोल दिया गवर्नर जनरल। तो ये पुस्तक था इंडियन अनरेस्ट, इसमें ये जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा कि ये भारतीय अशांति का जनक है। लोग सोचने लगा, अंग्रेज भी सोचने लगा इन लोग को हम मतलब कि शासन कर रहे हैं इसके ऊपर, इन लोग इतना विद्रोह कर रहा है, ये कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ये अशांति मचा रहा है। तो किताब लिख दिया वैलेंटाइन सिरोल ने कि जो है भारतीय मतलब कि किताब है, देख लीजिएगा नेट पे, जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट। तो इंडियन अनरेस्ट था, तो उसमें यही बोला कि ये जो है कि भारतीय शांति का जनक है कौन, बाल गंगाधर तिलक। कौन सा बुक में, इंडियन अनरेस्ट में, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, 4 पॉइंट तो हो ही गया। आगे है कि क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का जन्म एवं विकास। चलिए इसको पढ़ते हैं। उग्रवादियों से प्रेरणा पाकर कुछ भारतीय नौजवानों ने बम बारूद एवं बंदूक की नीति को अपनाया। जो भी उग्रवादी नेता थे तो उनसे प्रेरणा पाया, उनको लगा कि हमको तो ऐसा आज़ादी नहीं मिल सकता है, तो अपना लिया कि नहीं, अब हमको बम बारूद बंदूक को अपनाना ही पड़ेगा। इन्होंने निर्णय लिया कि स्वतंत्रता के लिए जान दे देंगे। बम बारूद और गोला अपनाने का क्या मतलब होता है, जान देना एक प्रकार से। क्रांतिकारियों को ब्रिटिश शासन से घृणा थी। जो भी ये उग्रवादी क्रांतिकारी थे, हालांकि तो सबके घृणा थी, बट खास करके इन लोग को ज़्यादा। यह बोरिया बिस्तर सहित अंग्रेज़ों को भारत से भगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ एकदम हट ही जाए यहाँ से। यह युवा क्रांतिकारियों पर आयरिश आतंकवादियों एवं रूसी निहलिस्टों का प्रभाव था। उस टाइम मतलब कि जो क्रांतिकारी जो हुआ करते थे वहाँ पर का, एक आयरलैंड में आयरिश नाम के और एक रूस में निहलिस्टो नाम के, वहाँ भी प्रभाव था इन लोग पे, क्रांतिकारी पे। तो क्या हुआ कि भारत के 3 राज्यों में क्रांतिकारियों का प्रभाव व्यापक रहा। 3 गो राज था। भारत के साथ साथ नौजवानों ने विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलाई।
इस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है कि बंगाल में कौन सा क्रांतिकारी हुआ, पंजाब में कौन सा हुआ, महाराष्ट्र में कौन सा क्रांतिकारी हुआ, विदेश में कौन कौन सा क्रांतिकारी हुआ। तो हम लोग आज बंगाल का पढ़ लेंगे, मुजफ्फरपुर कांड पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर बाद में महाराष्ट्र वाला पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, ये जो उग्रवादी स्वभाव के जो नेता थे, या उग्रवादी चरण के दौरान बंगाल में जो क्रांतिकारी हुआ, आंदोलन हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव बंगाल में था। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, ये भूपेंद्र नाथ दत्त जो थे वे विवेकानंद के भाई थे। हम लोग पढ़े थे कि विवेकानंद का उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, बाद में फिर इनका नाम दिया गया। तो दो आदमी थे, वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ये दोनों मिल करके एक समाचार पत्र चलाए थे जिसका नाम था युगांतर। क्या नाम था? इस पत्र का नाम था युगांतर। उस पत्र का नाम था युगांतर। किसने चलाया था? वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने। इस समाचार पत्र यानी कि युगांतर के बारे में बताया जा रहा है, क्रांति के प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया। यानी कि ये क्रांति के लिए निकला था समाचार पत्र, इसमें क्रांति से रिलेटेड बात रहता था। प्रारंभ में अरविंद घोष भी क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े थे। इन्हें अलीपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। अंग्रेज जो थे, अलीपुर में कुछ षड्यंत्र रचा गया था, कुछ षड्यंत्र हुआ था अंग्रेजों के प्रति, तो उसमें इनको शक के दायरे में अरविंद कुमार घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर क्या हुआ कि कोई सबूत नहीं मिला, इसके कारण इनको छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया तो उन्हें लगा यार छोड़ो हटाओ, ये सब हमसे नहीं होगा। तब क्या किए, उसी दिन से जब छोड़ दिया गया इनको, तब से वो राजनीति से संन्यास ले लिए और धर्म की तरफ चले गए कि हमको अब धार्मिक काम करना है, यही सब हमसे नहीं होगा। अब जा करके फिर पुडुचेरी में ओरोविले आश्रम की स्थापना की है। किसने? अरविंद घोष ने की है। आगे देखिए, वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र कुमार दत्त ने 1907 ईस्वी में पहला क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन किया। बड़ी खतरनाक था यह अनुशीलन समिति। किसने किया? यही मतलब जो स्टार्टिंग में था, कौन कौन हम लोग पढ़े थे, वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। तो यही लोग मिल करके किए और ये जो समिति गठन हुआ था, इस समिति का गठन का उद्देश्य ही था कि खून के बदले खून, अगर हमको अंग्रेज मारेगा तब मारेंगे। अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 23 दिसंबर 1907 ईस्वी को ढाका के पूर्व जिलाधीश एलन की पीठ पर गोली मार दिया। मतलब कहने के मत सोचिए क्रांतिकारी कितना था ये अनुशीलन समिति। वहाँ के जो अनुशीलन समिति के जो भी सदस्य हैं, वो सदस्य क्या किए थे कि बंगला मतलब कि ढाका के जो जिलाधीश यानी डीएम थे, उसको पीठ पर गोली मार दिया। इस सवाल पूछ सकता है कि किसके पीठ पे गोली मारा था अनुशीलन समिति के सदस्य ने? तो एलन के पीठ पे। वो ढाका के पूर्व जिलाधीश थे। कब? 23 दिसंबर 1907 ईस्वी में। अगला है, ये हो गया। देखिए इसमें वही पॉइंट है, एग्जाम में नहीं लड़ेगा ना तो आप कहिएगा, एग्जाम में लड़ना तो लड़ना है एकदम सवाल। आगे देखिए, अभी अनुशीलन समिति का काम खत्म नहीं हुआ था, मुजफ्फरपुर में भी कांड हो गया। अनुशीलन समिति के सदस्य प्रफुल्ल चाकी, एक का नाम था प्रफुल्ल चाकी और एक था खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, तो ये क्या किए थे कि प्रफुल्ल चाकी, जानते हैं हम लोग मुजफ्फरपुर में ये कांड जो हुआ था, ये वाला मुजफ्फरपुर बम कांड, ये बिहार में एक है, जिला है। तो वहीं हुआ, मतलब कि ये जज किंग्सफोर्ड उसको मारने के लिए उस पर बम फेंका कि हम जो है, ये जज था एक, इसका नाम था किंग्सफोर्ड, उसको मारने के लिए उस पर बम फेंका। मगर क्या हुआ, इस बम कांड में वो तो बच गया जज किंग्सफोर्ड, मगर क्या हुआ था कि मुजफ्फरपुर में एक वकील था कैनेडी, उसकी पत्नी और बेटी मर गई। कौन बच गया? जो जज था वो बच गया, जज तो बच गया, मगर उसकी मतलब कि एक और, मतलब कि एक मुजफ्फरपुर का एक वकील था जिसका नाम था कैनेडी, उसकी पत्नी और बेटी मर गया। अब मर गया तो पूरा अरफा तरफी मच गया, पूरा पुलिस चौकन्ना हो गया। तो क्या हुआ, इससे बचने के लिए जो प्रफुल्ल चाकी था ना, वो खुद को गोली मार लिया और खुदीराम बोस जो था वो भाग निकला। भागते फिर जा करके ये भी बेचारा मोकामा स्टेशन बिहार में आगे है, तो यहाँ पर ये फिर मोकामा स्टेशन पर धरा गया। ये कौन? खुदीराम बोस ने। और धरा गया तो फिर 11 मई 1908 ईस्वी को उसको फांसी दे दिया गया।
तो इसमें से हम लोग पढ़ रहे थे कि किसने कौन कौन था, और फिर जो वरिंद्र कुमार घोष थे ये एक कौन था, तो वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त था, 2 को था ना, पढ़े थे ना। तो वही वरिंद्र कुमार घोष जो थे भवानी मंदिर नामक पुस्तक की रचना किए थे। और ये पुस्तक किससे रिलेटेड था, क्रांति से रिलेटेड था। तो पूछ सकता है कि भवानी मंदिर नामक जो किताब था वो किससे रिलेटेड था। 4 को ऑप्शन दे देगा, क्रांति से, तो कृषि से, या तो फलना ढकना, कुछ भी 4 को ऑप्शन दे सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, मतलब कि वहाँ जो आंदोलन हुआ थी महाराष्ट्र में, जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे, मज़ा आएगा उसमें भी। हाँ, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक था। यहाँ तक समझ में आया ना आपको? वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आएगा। बहुत सारे वीडियो बना दिया गया है, उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये सवाल पूछ सकता है कि किसने बनाया था, मतलब किसने रचना किया था। तो वरिंद्र कुमार घोष ने। भवानी मंदिर नामक पुस्तक था एक, भवानी मंदिर। ऐसे लगेगा ना भवानी मंदिर क्या था, सवाल ये भी पूछ सकते हैं भवानी मंदिर आखिर था क्या, 4 को ऑप्शन दे देगा। तो ये पुस्तक था। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।